नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बक्सर का युद्ध। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम है अंग्रेज़ों का, वो है पहला, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, प्लासी का युद्ध, और उसके पश्चात है बक्सर का युद्ध, जिसके परिणाम कहीं ज़्यादा क्रांतिकारी और निर्णायक सिद्ध हुए हैं। बक्सर के युद्ध की परिस्थितियों के विषय में बात कर चुके हैं। बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य जब संघर्ष हो गया तो मीर कासिम ने अवध के नवाब के पास में जाकर शरण प्राप्त की। अवध के नवाब जो वज़ीर भी कहलाते थे, और इस समय वहाँ के नवाब थे शुजाउद्दौला। मीर कासिम ने शुजाउद्दौला से मदद प्राप्त की, और वहीं पे मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड भी थे। इन तीनों ने निश्चय किया कि कंपनी की सेनाओं का मुकाबला किया जाए। तो बक्सर का युद्ध दो शक्तियों के बीच में, एक तरफ तीन पावर्स है, मीर कासिम है जो कि बंगाल के पूर्व नवाब है, इनके साथ में है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और तीसरी जो शक्ति है वो अवध के नवाब, जिन्हें वज़ीर भी कहा जाता है, और वो है शुजाउद्दौला। इन तीनों के सम्मिलित सेनाओं का मुकाबला कंपनी की सेना के साथ में हुआ। कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मनरो के हाथ में था। ये जो युद्ध हुआ है बनारस के पास में बक्सर का मैदान है, जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की जो सम्मिलित सेना है वो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में थी। तो मूलतः ये जो युद्ध हुआ ये सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और राजनीतिक दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है ही। बक्सर के युद्ध की महत्व की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई। अंग्रेज़ों ने तीन इम्पॉर्टेंट पावर्स को इस युद्ध में सैनिक दृष्टि से पराजित किया, तो उनकी प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि हुई। अवध का नवाब पराजित हुआ, मुग़ल बादशाह पराजित हुआ, तो निश्चय ही अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हुई। इसके पश्चात अवध जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ी नियंत्रण में आ गया, और अवध अंग्रेज़ों का विश्वसनीय मित्र आगे चलकर बन गया। मुग़ल सम्राट अंग्रेज़ों का पेंशनर बन गया। तो कुल मिलाकर अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में अतिशय वृद्धि हुई। बक्सर के युद्ध के महत्व की अगर हम बात करें तो इस युद्ध के जो परिणाम है वो प्लासी के युद्ध की अपेक्षा कहीं अधिक क्रांतिकारी और निर्णायक सिद्ध हुए। बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन की नींव सुदृढ़ हो गई। इस नींव की स्थापना अगर हम देखें तो प्लासी के युद्ध से होती है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है बक्सर का युद्ध। बंगाल और बिहार पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए, और अवध का नवाब उनका कठपुतली बन गया, एक तरह से उनका अधीनस्थ मित्र बन गया। मुग़ल बादशाह उनके पेंशनर बन गए। बक्सर का युद्ध पूरी तरह से सैनिक युद्ध था, जिसमें अंग्रेज़ों ने अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया। अगर हम तुलना करें प्लासी के युद्ध से, तो प्लासी का युद्ध जो था वो मूलतः बंगाल से संबंधित था, जबकि बक्सर का युद्ध क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। अंग्रेज़ों के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार बंगाल से लेकर दिल्ली तक हो गया। कुछ इम्पॉर्टेंट विचार अगर हम देखें बक्सर के युद्ध के संदर्भ में, P.E. रॉबर्ट्स कहते हैं कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेज़ी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। इसी तरह से अल्फ्रेड लॉयल कहते हैं बक्सर के युद्ध के दीर्घकालीन परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। अंग्रेज़ों की विजय के कारण मुग़ल सम्राट अंग्रेज़ों से मिल गया, वज़ीर भयभीत हो गया, और कंपनी की सेनाएं इलाहाबाद तक पहुंच गई। बक्सर के युद्ध के पश्चात जो राजनीतिक संधियां हुई थी उनके तहत ये सारे काम हुए थे। वज़ीर भयभीत हो गया का मतलब ये कि जो अवध के नवाब हैं वो पूरी तरह से कंपनी के अधीनस्थ हो गए। मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों का पेंशनर बन गया, और कंपनी की जो सहायक सेनाएं हैं वो इलाहाबाद तक पहुंच गई। इसी तरह से रैमसे म्योर कहते हैं कि बक्सर के युद्ध ने अंततोगत्वा बंगाल में कंपनी के शासन की बेड़ियों को जकड़ दिया। तो स्थायित्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूर्ण कर दिया, अर्थात अंग्रेज़ों ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्लासी का युद्ध लड़ा था, उन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति जो है बक्सर के युद्ध के माध्यम से हो गई।
बक्सर के युद्ध के पश्चात जो पराजित शक्तियां हैं, जैसे कि अवध के नवाब हैं, मुग़ल बादशाह हैं, उनके साथ में किस तरह के निर्णय किए जाए, इस संबंध में निर्णय लेने के लिए क्लाइव को एक बार पुनः भारत आमंत्रित किया गया बंगाल का गवर्नर बनाकर। क्लाइव मई 1765 में पुनः आए और उन्होंने कुछ निर्णय लिए इन पराजित शक्तियों के साथ में। तो बक्सर के पश्चात राजनीतिक व्यवस्थाओं में दो इम्पॉर्टेंट संधियाँ आती है। उन दोनों संधियों को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में की गई 12 अगस्त 1765 को। इस संधि के तहत अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद ये ज़िले लेकर मुग़ल बादशाह को प्रदान किए गए। मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान के पद पर मुग़ल बादशाह के द्वारा नियुक्त की गई। साथ ही अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना एक्सेप्ट किया। अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के उत्तर के ज़िलों उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुग़ल बादशाह से प्राप्त किया। मुग़ल बादशाह के साथ ये जो संधि की गई, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त ये है कि मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी। इसलिए ये संधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि कंपनी अब दीवान बंगाल की बन गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में की गई 16 अगस्त 1765 को। इस संधि के तहत शुजाउद्दौला को अवध वापस दे दिया गया। नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए। कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए दे दिए गए। साथ ही साथ बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उनकी जागीर वापस कर दी गई। और एक शर्त ये भी थी, नवाब ने एक संधि और भी की जिसके द्वारा उसने ये वायदा किया कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए वह अंग्रेज़ों से सैनिक सहायता लेगा, जिसके लिए वह अंग्रेज़ी सेना का पूरा व्यय वहन करेगा। इस संधि के पश्चात एक तरह से शुजाउद्दौला कंपनी का मित्र बन गया। साथ ही नवाब ने ये भी कहा कि अपने राज्य की सीमा में अंग्रेज़ों को बिना कर दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान करेगा। तो क्लाइव ने ये दो इम्पॉर्टेंट संधियाँ की और इस संधि के माध्यम से अवध को मित्र बना लिया गया और मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड को अंग्रेज़ों ने अपना पेंशनर बना लिया। तो अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा, प्रभाव, वर्चस्व और प्रभुता हर एक दृष्टि से अगर हम देखें तो बक्सर का युद्ध अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ। आगे की अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध के पश्चात की जो राजनीतिक स्थिति थी, वो जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को हम दोहरी प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसे कहीं कहीं डुअल सिस्टम या डायआर्की के नाम से भी जाना जाता है। 1765 यानी कि इलाहाबाद की संधि से लेकर 1772 तक बंगाल एक इस नई व्यवस्था के अधीन रहा, जिस व्यवस्था को हम कहते हैं दोहरी प्रणाली। ये जो व्यवस्था है, ये इस व्यवस्था के तहत, इससे पूर्व हम बात करें मुग़ल जो शासन पद्धति थी या मुग़ल साम्राज्य में जो व्यवस्थाएं थी, उसके तहत दो इम्पॉर्टेंट अधिकारी सूबों में नियुक्त किए जाते थे। एक होता था दीवान और दूसरा होता था सूबेदार। दीवान का कार्य दीवानी शासन, कर वसूली करना, दीवानी न्याय प्रदान करना, और जो दूसरा अधिकारी है सूबेदार, उसका काम था निज़ामत संबंधी कार्य करना, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, सैनिक संरक्षण, फौजदारी न्याय, इस तरह के जो तमाम मामले हैं वो सूबेदार के हाथ में हुआ करते थे। मुग़ल बादशाह जो है वो इन दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति किया करता था। पृथक दीवान, पृथक सूबेदार हुआ करते थे। लेकिन आगे चलकर जब बंगाल के सूबेदार स्वतंत्र हो गए तो उन्होंने निज़ामत और दीवानी ये दोनों अधिकार अपने पास में ले लिए। मुर्शीद कुली खान के समय से बंगाल के सूबेदार दीवानी के काम को भी अपने हाथ में लेने लगे। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे दीवानी के अधिकार जो है वो मुग़ल बादशाह के नाम पर ही उपभोग किए जाते थे। बंगाल की कंडीशन की अगर हम बात करें तो फरवरी 1765 में मीर जाफ़र की डेथ के बाद नजमुद्दौला को कंपनी ने नवाब बनाया और नजमुद्दौला से कंपनी ने निज़ामत का समस्त कार्यभार यानी कि सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले वो कंपनी ने प्राप्त कर लिए। बदले में कंपनी ने
53 लाख रुपया वार्षिक नवाब को देने का वायदा किया। तो कंपनी ने बंगाल के नवाब से निजामत संबंधी समस्त कार्यभार अपने हाथ में ले लिया, बदले में 53 लाख रुपया वार्षिक नवाब को देने का वायदा किया। कंपनी को दीवानी मुगल बादशाह से मिल चुकी थी, लेकिन इस काम को करने के लिए कंपनी ने डिप्टी सूबेदार, जिसे कंपनी नियुक्त करेगी और जिसे कंपनी की अनुमति के बिना हटाया नहीं जा सकेगा, उनके हाथों में दीवानी मामले सौंप दिए। तो कंपनी को मुगल सम्राट से दीवानी मिली और बंगाल के सूबेदार से निजामत संबंधी समस्त कार्य मिल गए। कंपनी इन सब कार्यों को अपने हाथ में लेने की स्थिति में नहीं थी, तो क्लाइव ने डिसाइड किया। दीवानी कार्य के लिए उन्होंने 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान और बिहार के लिए शिताब राय की नियुक्ति की गई। इसी तरह से निजामत संबंधी कार्य संभालने के लिए मोहम्मद रज़ा खान को उप नाजिम के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का जो कार्य है वो भारतीयों के द्वारा चलता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो कंपनी की थी, और इसीलिए हम इसको दोहरी प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्लाइव ने सीधे ही बंगाल के शासन को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लिया, ये दोहरी प्रणाली उसने बंगाल में क्यों लगाई। तो क्लाइव का ये मानना था कि यदि कंपनी स्पष्ट रूप से राजनीतिक पावर अपने हाथ में ले लेती तो उन्हें भारतीयों के विरोध का भय था। दूसरा, बंगाल में और भी विदेशी कंपनियां थी, जैसे फ्रांसीसी, डच, डेन। ये विदेशी कंपनियां भी कंपनी की सूबेदारी को एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा भी उन्हें लगा कि इंग्लैंड और दूसरी विदेशी शक्तियों के बीच में कटुता उत्पन्न हो सकती है कि कंपनी जो है वो राजनीतिक मामलों को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले रही है। व्यवहारिक रूप से बात करें तो कंपनी के पास में अभी इतने प्रशिक्षित अधिकारी नहीं थे जो भारतीय भाषाओं को समझकर इतने महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दे सकते थे। तो प्रशिक्षित अधिकारियों का अभाव भी था। फिर कंपनी के जो मुख्य उद्देश्य थे वो व्यापारिक थे। अगर वो इन मामलों को, राजनीतिक मामलों को अपने हाथ में लेती तो कंपनी के व्यापार में बाधा पड़ सकती थी। इसके अलावा एक भय कंपनी को ये भी था कि अंग्रेजी जो संसद है वो कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप करना आरंभ कर देगी, उन्हें ऐसा लगता था। और दूसरा, उन्हें मराठों के आक्रमण का भी भय था। तो इन तमाम बातों को दृष्टि नज़र रखते हुए क्लाइव ने बंगाल में ये विशिष्ट शासन व्यवस्था, जिसे डायरकी कहा जाता है, द्वैध शासन, डुअल सिस्टम कहा जाता है, वो लागू की। दोहरी प्रणाली जो है जिस टाइम पीरियड में लागू की गई उस समय बंगाल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई और ये बुरी तरह से असफल सिद्ध हुई। तो हम बात करते हैं इस दोहरी शासन प्रणाली के दुष्परिणाम क्या थे। हर दृष्टि से देखा जाए तो ये हर क्षेत्र में, हर फ्रंट पे ये पूरी तरह से विफल रही है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, उप नाजिम के माध्यम से निजामत की जाती थी, लेकिन निजामत पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई। उसकी शिथिलता के कारण देश में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई थी। नवाब में वो पावर नहीं थी कि वो तमाम व्यवस्थाएं देख पाता, और कंपनी प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी तरह से कृषि की स्थिति भी देखें तो बंगाल में वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कंपनी का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना था, इसलिए कंपनी भूमि कर संग्रह का अधिकार उस व्यक्ति को देती थी जो अधिकाधिक बोली उसके लिए लगाता था। भूमि कर बहुत ज़्यादा वसूल किया जाता था और भूमि कर संग्रहण में भी बहुत ज़्यादा कड़ाई का पालन किया जाता था। इन्हीं तमाम परिस्थितियों में बंगाल को एक भयंकर अकाल का सामना भी करना पड़ा। 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 जनता समाप्त हो गई, और ऐसी स्थिति में भी अंग्रेज़ों ने दृढ़तापूर्वक भूमि कर की वसूली की। यही नहीं, कंपनी ने आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ा दिए और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मुनाफा कमाने की तरफ ध्यान रखा। तो कृषि का पूरी तरह से विनाश हो गया। यही नहीं, व्यापार और वाणिज्य में भी हमको विघटन दिखाई देता है। कृषि की उपज में कमी का प्रभाव व्यापार वाणिज्य पर पड़ा। साथ ही कंपनी की एकाधिकार वाली प्रवृत्तियों के कारण भारतीय व्यापारी इस प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए, और कुल मिला के व्यापार और वाणिज्य जो था वो बंगाल का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। साथ ही अगर हम देखें उद्योग और दक्षता, इन 2 क्षेत्रों में भी हमको हास्य के चिन्ह नज़र आते हैं। कंपनी जो है वो पूरी तरह से ये चाहती थी कि कच्चे सिल्क के
उत्पादन बंगाल में किया जाए, लेकिन वो रेशमी कपड़ा बुनने वालों को निरुत्साहित करती थी। इस तरह के आदेश कंपनी ने 1769 में निकाले, जिसमें कच्चे सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। इसी तरह से कंपनी बाध्य करती थी जो रेशम का धागा लपेटने वाले थे, जो काम किया करते थे, उनको कम कीमत पर कंपनी के लिए काम करना पड़ता था। कंपनी ने कपास और सिल्क के कच्चे माल के भाव भी बढ़ा दिए, तो उद्योग वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया। तो अब कुल मिलाकर बंगाल में शिल्पकारों के लिए भी काम करना उतना फ़ायदेमंद नहीं रहा। इस टाइम पीरियड में बंगाली समाज का बहुत ज़्यादा नैतिक पतन हुआ। किसी के लिए भी कार्य करने की प्रेरणा नहीं रही, क्योंकि उत्पीड़न इतना ज़्यादा था, शोषण इतना ज़्यादा था। कृषक हो चाहे जुलाहे हो, सबके लिए कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो गई। कंपनी की भी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई। ये बड़ा विरोधाभासी तत्व है, लेकिन ये सत्य है कि कंपनी की इकोनॉमिक स्थिति भी इस समय में बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कंपनी का व्यापार नष्ट हो गया और कंपनी दिवालियेपन की तरफ बढ़ने लग गई। कंपनी के कर्मचारी इसकी तुलना में अमीर होने लगे, क्योंकि वो बहुत ही अनुचित तरीक़ों से धन कमाने में लग गए। उन्होंने सरकारी फरमान दस्तक का दुरुपयोग किया, निजी व्यापार से बहुत पैसा कमाया और कुल मिला के भारतीय व्यापारियों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो ये जो द्वैत शासन है, ये बहुत ही खराब समय था बंगाल का। के.एम. पनिकर इसके बारे में कहते हैं, 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया तथा बंगाल को अविवेक रूप से लूटा। तो इस राज्य को डाकुओं के राज्य की तुलना में उन्होंने कहा है। इसी तरह से रिचर्ड बेयर ने कंपनी के डायरेक्टर्स को लिखा कि यह देश यानी कि बंगाल, जो कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी शासकों के अधीन भी हरा भरा और लहलहाता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ हो गया है और जिससे प्रत्येक अंग्रेज को दुख होता है। तो ये स्थिति, ये जो द्वैत शासन था, पूरी तरह से असफल सिद्ध हुआ और आगे चलकर इस व्यवस्था को बंगाल में समाप्त कर दिया गया। थैंक यू।